नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम इन द न्यू डान क्लासेस। और हम आपको पढ़ाएंगे वेटनरी मेडिसिन एंड माय नेम इज़ डॉक्टर गौरव जैन। आई एम BSc एंड AH एंड मास्टर्स इन वेटनरी मेडिसिन। लेट्स देखिए, वेटनरी मेडिसिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके पेपर के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और सेकंड थिंग, यह केवल आपके पेपर के पर्पज से नहीं, लाइफ में जब आप आगे बढ़ेंगे तब भी इसमें से जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बहुत आपके काम आएगा। अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में गायनी, सर्जरी और मेडिसिन जो ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं जो कि वास्तव के अंदर अगर आप फील्ड के अंदर है तो वहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं। तो मैं आपको अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है फील्ड के अंदर वो भी आपके साथ शेयर करते हुए चलूंगा और आप लोगों को बताते हुए चलूंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और कैसे आप किसी भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखते हुए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, कैसे आप दो डिफरेंट डिजीज है आप में से अगर उनमें से किसी एक को फाइंड आउट करना है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है अगर, तो आप कैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर पाएंगे। तो लेट्स वी विल स्टार्ट। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। लेट्स तो हम लोग आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स हम लोगों को जब आगे पढ़ने वाले हैं उसकी अपन को टर्मिनोलॉजी का जरूर नॉलेज होना चाहिए। अगर हमें उसकी टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगी तो हम आपको अगर सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स आते रहेंगे। इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी से। और कई बार टर्मिनोलॉजी से ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। लाइकवाइज कभी आ जाता है कि हाइपोथर्मिया मीन्स, तो हाइपोथर्मिया मीन्स डिक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर। अब हाइपोथर्मिया और फीवर में कई बार डिफरेंशियल पूछा जाता है, तो हम उन सब चीज़ों को डिफरेंशियल जो करना है या फिर अपन दोनों को कैसे इन दोनों के अंदर चेंजेस हैं उनको अपन देखते हुए चलेंगे। तो हम टर्मिनोलॉजी के अंदर सबसे पहले हेल्थ क्या कहती है, डिनोट्स फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। आप देखिए कि किसी भी पर्सन हेल्दी है उसको कैसे हम लोग बताएंगे, उसका फिजिकल यानी उसकी बॉडी जो है, हेल्दी पर्सन का मीन होगा कि उसकी जो बॉडी है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल का मतलब अंदर, देखिए एक तो है फिजिकल का मतलब आउटर जो मेरे को दिखाई दे रहा है। अगर मेरे चोट लग गई, मान लीजिए मेरे हाथ पर चोट लग गई तो मैं फिजिकली क्या हो गया, इंजर्ड हो गया, फिजिकली इंजर्ड हो गया। अगर मेरा पेट दुख रहा है तो वो फिजियोलॉजिकल के अंदर आ जाएगा। और मेंटल मीन्स दैट इज जो ब्रेन से। अगर इन तीनों से, मान लीजिए अगर कोई पर्सन है उसका फिजिकल, उसके बाहर कोई चोट नहीं लगी हुई है, उसका जो अंदरूनी जो मतलब जो भी अपन कह सकते हैं उसकी लीवर, किडनी, स्टमक सब चीज़ें एकदम सही है, लेकिन वो चलते चलते पागलपंती करने लग जाता है, तो वो क्या है गया, मेंटली इल है। वो क्या हो गया, मेंटली इल है। तो हेल्दी नहीं कह सकते उसको अपन। हेल्दी पर्सन क्या होगा, हेल्थ क्या होती है, द फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल वेलबींग, सारी चीजें, ये तीनों चीजें जिसकी सही होती है अपन उसको क्या कहते हैं, हेल्दी पर्सन कहते हैं। तो डिजीज क्या होगा, डिजीज मीन्स डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ। इन तीनों में से किसी के अंदर भी चेंज आ जाना तो वो क्या कंडीशन हो जाएगी, डिजीज कंडीशन हो जाएगी। ओके, डिजीज का मतलब इन फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और जो मेंटल है, वेलबींग है, उसके अंदर कहीं से भी डिटोरिएशन हो जाना, कोई भी उसके अंदर बदलाव आ जाना, वो नेगेटिव साइड की तरफ जब चला जाता है तो हम उसको डिजीज कंडीशन कहते हैं। अब आपके पास थर्ड जो आती है उसका नाम है हाइपोथर्मिया, डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। और एक वर्ड आएगा हाइपरथर्मिया, इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। देखिए दो वर्ड है यहाँ पर, हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया तो आपको एकदम से है कि जैसे कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री सेल्सियस है, अगर उसके अंदर डिक्रीज आता है, बॉडी अगर ठंडी पड़ने लग जाती है। लाइकवाइज मैं आपको अगर एनिमल्स के अंदर अगर एग्जांपल देता हूँ, कोई भी कैटल है, गाय है, अगर उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 101.5 से 102.5 होता है, अगर उसका बॉडी टेम्परेचर लाइक मिल्क फीवर के अंदर, ठीक है, मिल्क फीवर के अंदर उसका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, 99, 100, 98 की तरफ जाने लग जाता है, तो क्या हो गया, वो बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है, उस कंडीशन को अपन कहते हैं हाइपोथर्मिया। क्या कहते हैं अपन, हाइपोथर्मिया। एक होता है हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया का मीनिंग हो गया इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर के अंदर चढ़ाव आना, तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपरथर्मिया। अब आप हाइपरथर्मिया और सेकंड एक थिंग होती है फीवर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है आप समझिए। हाइपरथर्मिया के अंदर क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा बट वहां पर कोई इन्फेक्टिव एजेंट, हम कह सकते हैं वहां पर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, ऐसी कोई चीज प्रेजेंट नहीं होगी। बॉडी टेम्परेचर का इंक्रीज होना वो हाइपरथर्मिया के कंडीशन के अंदर कहा जाएगा। लेकिन किसी भी इन्फेक्शियस कोज की वजह से, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, किसी की भी वजह से अगर
उसकी वजह से या फिर उसकी टॉक्सिन की वजह से अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब हम उसको कहते हैं फीवर। तो आप लोगों का भी आगे अपन बात करेंगे। तो हमने 4 बात की, हेल्थ की बात की, डिजीज की बात की, हाइपोथर्मिया की बात की और हाइपरथर्मिया की बात की। ओके, उसके बाद में जैसे मैंने बताया राइज इन बॉडी टेम्परेचर एसोसिएटेड विद इंफेक्शन। देखिए हाइपरथर्मिया में हमने केवल इतना कहा था, इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर। बट जब हम बात करते हैं फीवर की तो फीवर वर्ड वहीं यूज में आएगा जहां पर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द कॉज ऑफ एनी इंफेक्शन। वहां पर कोई ना कोई इंफेक्शियस एजेंट प्रेजेंट रहेगा, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, फीवर बोलेंगे। पायरोजन, अब मैं कहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि बॉडी के अंदर बैक्टीरिया गया, जैसे अपन लेते हैं मलेरिया एक डिजीज लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आप एनिमल्स को अगर कंसर्न करते हैं तो बवेशिया ले लेना, ठीक है। मैं एक बार के लिए मलेरिया लेते हैं, तो मलेरिया के अंदर प्रोटोजोआ गया, जाने के बाद में क्या होता है कि वो कुछ टॉक्सिन सिक्रेट करता है। वो जो टॉक्सिन सिक्रेट करता है उसकी वजह से क्या होता है, इंसान को फीवर आना स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो पायरोजन क्या है, वो एजेंट, वो रेस्पॉन्सिबल कारक, वो रेस्पॉन्सिबल कोज जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसको फीवर आ रहा है। इन्फेक्शन है किसी बैक्टीरिया का, वायरस का, उस बैक्टीरिया वायरस ने क्या सिक्रेट किया जिसकी रेस्पॉन्ड में हमारी बॉडी ने क्या किया, अपना तापमान बढ़ाया। आप ये मान के चलिए कि फीवर एक बॉडी की डिफेंसिव मैकेनिज्म है। बॉडी क्या करती है, जैसे ही तापमान बढ़ेगा वैसे क्या होगा, वो बैक्टीरिया जो है, वो वायरस जो है, वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे मरने स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर वो क्या हो जाएंगे, एकदम से डल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि उनको बॉडी टेम्परेचर जैसे बढ़ता है उनकी भी क्रियाविधि, उनकी जो एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाती है, एकदम कम पड़ने लग जाती है, क्योंकि वो टेम्परेचर उनके लिए सूटेबल नहीं होता है। और हमारी बॉडी उसके रेस्पॉन्ड में ही, जब वो कोई टॉक्सिन सिक्रेट कर रही है, उसी के रेस्पॉन्ड में ही हमारी बॉडी क्या करती है, फीवर कोज करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि फीवर एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है हमारी बॉडी की। एटियोलॉजी, एटियोलॉजी कोई भी कॉजेटिव एजेंट, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक नाम बोलता हूं टिटेनस। टिटेनस, अब इसका एटियोलॉजी क्या है, तो इसके अंदर एटियोलॉजिकल एजेंट आता है। एटियोलॉजी मींस वहां पर कौन उसके पीछे कारण है जिसकी वजह से, ड्यू टू द कॉज ऑफ दैट, जिसकी वजह से ये डिजीज हो रही है। तो स्टडी ऑफ कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ टिटेनस, इसका पॉजिटिव एजेंट हो गया क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई। ओके, तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई इज अ बैक्टीरिया विच कॉजेज द टिटेनस। ओके, तो हम इटियोलॉजी या फिर इटियोलॉजिकल एजेंट, इटियोलॉजी या इटियोलॉजिकल, इटियोलॉजी का मीन्स हो गया क्या, स्टडी ऑफ कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज। उस कॉजेटिव एजेंट की अपन स्टडी अगर कर रहे हैं तो वहां पर इटियोलॉजी हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है, इसके अंदर हम लोग देखेंगे अगर कोई बैक्टीरिया है तो इटियोलॉजी के अंदर हम कंप्लीट उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इटियोलॉजिकल एजेंट क्या हो गया, मान लीजिए कि कोई भी बैक्टीरिया है, अब वो ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है, उसके अंदर और क्या खासियत है, वो बॉडी के किस ऑर्गन को मोस्टली इफेक्ट कर रहा है, हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अब आगे की बात जब करते हैं तो नेक्स्ट है अपने पास कैरियर। इट इज डिफाइंड एज एन एनिमल दैट सेट्स इन्फेक्शियस एजेंट विदाउट शोइंग एनी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। लाइक मैं अगर किसी कैरियर की जब बात करता हूँ, जब मैं बताता हूँ कि हाँ ये एनिमल कैरियर हो सकता है, तो आप उसको क्या सोच रहे हैं, आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि सामने एक एनिमल खड़ा है और उसके अंदर कोई साइन सिम्टम नहीं है, पर जब आपने उसका कोई सैंपलिंग की, आपने उसका कोई बॉडी से ब्लड लिया, या फिर कोई भी कई बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो यूरिन के अंदर सेड होते हैं, कुछ फिसीज के अंदर सेड होते हैं, तो उनके अंदर कोई भी क्लिनिकल साइन नहीं है, परंतु जब आपने उसकी सैंपलिंग की, ब्लड की, फिसीज की, यूरिन की, तो आपको उसके अंदर वो बैक्टीरिया मिला या फिर वो वायरस मिला, वो पॉजिटिव एजेंट, वो इटियोलॉजिकल एजेंट अगर आपको मिलता है तो दैट मीन्स कि वो कैरियर है। तो ये क्या कहता है कि इट इज डिफाइंड एज एन एनिमल, एक एनिमल जो कि शेड करता है मतलब फैलाता है, ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट, बीमारी पैदा करने वाले एजेंट को विदाउट शोइंग एनी क्लिनिकल इन मैनिफेस्टेशन, मतलब अपने शरीर के अंदर तो उसके कोई लक्षण बीमारी के नहीं दिखाएगा, लेकिन वो बीमारी को फैलाता जरूर जा रहा है। ऐसे बहुत सारे एनिमल होते हैं। या फिर हमारे आसपास के अंदर क्या होगा, एनिमल नॉर्मली अपनी सारी एक्टिविटीज़ करता रहता है, उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि बैक्टीरिया को अपना पूरा इफेक्ट नहीं दिखाने देता, ठीक है, उस इटियोलॉजिकल एजेंट को पूरा इफेक्ट नहीं दिखाने देता।
परंतु उसकी किसी न किसी फीसेज से, यूरिन से वो सेड करता रहता है। तो ट्रिप्नोसोमियोसिस इन कैमल एंड कैटल। तो ट्रिप्नोसोमा जो है वो जो कैमल के अंदर और कैटल के अंदर हो रहा है। तो बहुत सारे कैमल या कैटल ऐसे हो सकते हैं जो कि कैरियर का काम करें, उनके अंदर वो कीटाणु, वो विषाणु या फिर हम कह सकते हैं जो ट्रिप्नोसोमा है वह प्रेजेंट हो सकता है और वह आगे से आगे ट्रांसमिट करता रहेगा और खुद एकदम ऐसे दिखेगा जैसे कि हेल्दी है। तो वो एनिमल क्या कहलाते हैं? कैरियर कहलाते हैं। तो नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि कैरियर एक वो एनिमल्स हो गए जिनके अंदर खुद के अंदर तो कोई भी क्लिनिकल साइन नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन वो उस बीमारी को फैलाने के अंदर बहुत बड़ा रोल या भूमिका अदा करते हैं। ओके, अब इंडिजिनस डिजीज ऑफ नेटिव ओरिजिन। तो हम इंडिजिनस की जब बात करते हैं तो ऐसी बीमारियां जो लोकली पाई जाती है, आज से नहीं हमेशा से पाई जाती है, तो हम उनको क्या कहते हैं? इंडिजिनस डिजीज कहते हैं, जो कि हमारे यहाँ की लोकल डिजीज है। अब एक्सोटिक डिजीज ऑफ फॉरेन ओरिजिन दैट एंटर न्यू जियोग्राफिकल टेरिटरीज आर कॉल्ड एक्सोटिक डिजीज। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। एक्सोटिक डिजीज में क्या होता है कि मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हमने अमेरिका से एक घोड़ा परचेज किया। अब अमेरिका के अंदर घोड़े के अंदर कोई विशेष बीमारी होती है जो इंडिया में आज तक कभी नहीं आई, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि हमने वहां पर उसके सारे टेस्ट किए, उसमें कोई बीमारी नहीं था, तो वहां के फिट फॉर ट्रेवलिंग करके उन्होंने सर्टिफिकेट बना दिया। बट वो एनिमल, उसके अंदर हो सकता है कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस क्या था, एकदम रेसेसिव स्टेज, ठीक है ना, एकदम सुप्तावस्था के अंदर पड़ा था। अब वो इंडिया के अंदर आ गया और अचानक से उस बीमारी को उसने उजागर कर लिया। तो वो क्या करेगा? हो सकता है उसके यूरिन से, फिसीज से, सांसों के माध्यम से वह कीटाणु हवा के अंदर आ जाए और यहाँ रहने वाले दूसरे घोड़ों को इन्फेक्टेड करने लग जाए। तो वो बीमारी हमारे यहाँ की नहीं है, हमारे यहाँ पर तो कभी हुई नहीं थी, वह बीमारी आउट ऑफ इंडिया। मान लीजिए अपन ने जब घोड़ा अमेरिका से परचेज किया था, बीमारी वहां की थी, बट अब क्या होने लग गया? वो यहाँ पर भी होने लग गई। तो एक्सोटिक डिजीज ऑफ फॉरेन ओरिजिन, फॉरेन मतलब अदर देन द कंट्री, हमारी कंट्री से कहीं बाहर से आया, ठीक है, दैट एंटर न्यू जियोग्राफिकल टेरिटरीज, जो कि बहुत नए जियोग्राफिकल एरिया के अंदर आ गया। ऐसे को अपन क्या कहते हैं? एक्सोटिक डिजीज। अब लाइक सिम्टम्स, आउटवर्ड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ए डिजीज। सिम्टम्स सिंपली मीनिंग किसी भी डिजीज का क्या सिम्टम्स आएंगे? हम ये जब बात करते हैं साइंस और सिम्टम्स के अंदर हम बात करते हैं कि किसी डिजीज के जैसे स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं तो हम उनको बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, बबेसियोसिस हो गया, ठीक है, या फिर अपन थैलेरियोसिस की बात करते हैं तो उसके स्पेसिफिक सिम्टम है थैलेरिया के अंदर, जो कि ना सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स होती हैं, ठीक है ना, जैसे सब स्कैपुलर हो गई, प्रीफिमोरल हो गई, वो क्या हो जाती है? उनमें स्वेलिंग आ जाती है, वो फूल के मोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो उसका सिम्टम है जिससे हमने उसको पहचाना कि हाँ भाई इसके अंदर ये डिजीज आ गई। तो दो तरीके से, एक तो हमने बाहर ही उसको देखा, जैसे मैं कहता हूँ किसी जानवर को जुकाम हो गया तो नो डाउट हो सकता है उसके नेजल डिस्चार्ज आ रहा हो, ठीक है ना, उसको खांसी हो रखी हो, तभी तो हम देख के कहेंगे ना कि उसको जुकाम हो गया, ठीक है। तो ये जो सिम्टम्स, अगर सिम्टम्स हमें जो बाहर से दिखाई दे रहा है या फिर हम कह सकते हैं आउटवर्ड, बाहर से किसी को दिखाई दे रहा है, मैं किसी को कह रहा हूँ कि किसी को इचिंग हो गई, मान लीजिए मैं कहता हूँ इस जानवर को खुजली हो रही है, कैसे पता चलेगा? देखेंगे अपन, वो दिन भर किसी न किसी चीज के रगड़ता रहेगा तो उसकी स्किन की स्लफिंग हो जाएगी, वहां पर हो सकता है रेडनेस हो, कई कई जगह पर हो सकता है ब्लड निकलता हुआ दिखाई दे रगड़ने की वजह से, तो हम बोलेंगे भाई इसको इचिंग हो रही है या फिर खुजली हो रही है। तो आउटवर्ड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, बाहर से दिखने वाले क्लिनिकल साइन, ठीक है, किसी भी बीमारी के आपने बाहर से देखते ही कहा कि भाई इसको तो ये बीमारी हो सकती है, वो क्या कहलाते हैं? सिम्टम्स। थेरेपेटिक्स, द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग ए डिजीज। अब मैंने उसको देखा और देखने के बाद मैं क्या प्रोसेस काम में ले रहा हूं उसको ट्रीट करने के लिए, मैं क्या कर रहा हूं? मैं उसको दवाइयां दे रहा हूं, मैं उसको कोई फिजिकल थेरेपी दे रहा हूं, कोई फिजियोलॉजिकल थेरेपी दे रहा हूं, क्या कर रहे हैं हम वहां पर? तो वो किस में आएगा? थेरेपेटिक्स के अंदर आएगा। सिक्वेल, सिक्वेल क्या होता है? किसी बीमारी के होने के बाद वो बीमारी कुछ न कुछ ऐसी चीजें शरीर के अंदर छोड़ की जाती है जो कि उसमें लाइफ लॉन्ग बनी रहती है। अब देखिए, आपको कई बार इस चीज का देखिए, एनी डिसऑर्डर इन बॉडी ओरिजिनेटेड आफ्टर और ड्यू टू ए डिजीज।
मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं, देखिए इसके अंदर लिखा है हाइपरट्राइकोसिस एंड हाइपरथर्मिया आफ्टर फुट एंड माउथ डिजीज। ये बहुत कॉमन है। एफएमडी जिसको होता है, एफएमडी अपने यहाँ पर अपने आसपास के इलाकों में फुट एंड माउथ डिजीज बहुत कॉमन है, ठीक है ना। तो जो अपनी हम ये कह सकते हैं कि जो नेटिव जो ब्रीड्स हैं, जो देसी ब्रीड्स हैं, उसके अंदर तो नॉर्मली इसकी सिक्वेल्स बहुत कम दिखाई देते हैं परंतु जो एक्सोटिक ब्रीड्स हैं या फिर जो क्रॉस ब्रीड्स हैं, यानी हम एचएफ की बात कर सकते हैं या फिर जो जर्सी है उनकी बात कर सकते हैं, या फिर हम बता सकते हैं कि यहाँ से जिन्होंने यहाँ की कुछ जो यहाँ से और जो बाहर से आई हैं दोनों के बीच का कोई क्रॉस हो, उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि है ना एफएमडी हो गया, मुंह में छाले हुए, ठीक है, हो सकता है थनों पर भी छाले हो सकता है खुर में भी छाले हो। कई एनिमल्स के अंदर तीनों जगह पर ही हो जाते हैं, कईयों के अंदर खाली मुंह के अंदर आके रह जाते हैं, कईयों में खाली पैरों में आके रह जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि सिविरिटी कितनी रही उस डिजीज की, पर 2, 4, 5, 7 दिन के अंदर वो बीमारी ठीक हो जाती है। अब सिक्विल का मतलब क्या है? एफएमडी से तो वो ठीक हो गया, ठीक है ना, पर उसके बाद में क्या होता है कि वह जानवर कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाता है, हाइपरट्राइकोसिस। उसकी बॉडी पर नॉर्मल बाल थे, अब अचानक से उसकी पूरी बॉडी के शरीर के बाल जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं, है ना। हाइपरट्राइकोसिस, शरीर के बालों का बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाना, हाइपरट्राइकोसिस के अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है। हाइपरथर्मिया, अब वो उसके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर किसी भी जानवर का अपन जब कैटल बफेलो के अंदर कंसीडर करते हैं तो 101.5 से 102.5 कंसीडर करते हैं। अब उस जानवर का नॉर्मली टेम्परेचर कितना, 103.5, 104, 104.5 इतना रहने लग जाएगा। तो एफएमडी से ठीक हुए जानवर का नॉर्मली टेम्परेचर कितना रहने लग जाता है, हायर साइड रहने लग जाता है, ठीक है। कितना रहने लग जाएगा, हाइपरथर्मिक। वो आपको पेंटिंग, वो दिन भर आपको क्या कर, दिन में भी रात में भी एनी टाइम वो क्या करता दिखाई देगा, जोर जोर से खींच खींच के सांस, अपन जिसको पेंटिंग बोलते हैं, पेंटिंग करता हुआ दिखाई देगा, इस तरीके से करता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो सिक्वल मींस एनी डिसऑर्डर इन बॉडी ओरिजिनेटेड आफ्टर और ड्यू टू ए डिजीज, किसी डिजीज के बाद में या उसके कारण जो कोई डिसऑर्डर बॉडी के अंदर पैदा होता है उसको अपन क्या कहते हैं, सिक्वेल कहते हैं। हाइग्रोमा ब्रुसेलोसिस के अंदर होता है, ब्रुसेलोसिस के अंदर सिक्वेल के अंदर क्या होता है, हाइग्रोमा हो जाता है, घुटनों में पानी भर जाता है। इस बात को ऐसा आप समझ सकते हैं। Death is a permanent, irreversible cessation of all biological functions that sustains a living organism. Death का मतलब हो गया कि किस परमानेंट इरिवर्सिबल सीजेशन ऑफ ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज है उनका इरिवर्सिबल एक रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल का मतलब वापस आप पीछे की तरफ आ सकते हो, और इरिवर्सिबल मतलब वापस पीछे की तरफ नहीं आ सकते। तो डेथ क्या है, वापस मर गया, वापस जिंदा नहीं हो सकता। तो अपनी बॉडी की जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, हम सांस ले रहे हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, ठीक है ना, तो इन सब का परमानेंट ही सीज हो जाना, ठीक है ना। जैसे किडनी यूरिन बना रही है, स्टमक अपना काम कर रहा है, ठीक है, ब्रेन अपना काम कर रहा है, हार्ट अपना काम कर रहा है, ये सारी किसके अंदर कंसीडर करोगे, ये सारी का आप कंसीडर करोगे किसमें, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के अंदर। और इन सब बायोलॉजिकल एक्टिविटीज का एकदम सीज हो जाना, एकदम से सीज हो जाना, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो जाती है, उस पर्सन की, उस एनिमल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया, डिक्रीज हार्ट रेट एज कंपेयर टू नॉर्मल हार्ट रेट। देखिए दो वर्ड आएंगे कहीं पर भी आपको जब ये ब्रेडी दिखाई दे, एक तो वर्ड आएगा ब्रेडी, ठीक है, एक आपको दिखाई देगा टेकी। मैं केवल इन बातों को, ब्रेडी और टेकी, ब्रेडी का मतलब होगा डिक्रीज होना, ये आप ध्यान रखना, और टेकी का मतलब होगा इंक्रीज होना, ठीक है ना। और वो आगे जो भी उससे वर्ड लिखा होगा, जैसे कार्डिया वर्ड लिखा है तो वो हार्ट से रिलेटेड होगा, अगर कहीं पर भी निया वर्ड अगर आ रहा है तो वो किसे, श्वसन यानी रेस्पिरेशन से रिलेटेड होगा, वो अपन आगे बात कर लेंगे। तो ब्रेडी का मतलब हो गया डिक्रीज होना किसी भी चीज का, ब्रेडी BREDY अगर आपको कहीं पर भी दिखाई दे रहा है तो ब्रेडी का मतलब होगा क्या, डिक्रीज होना। कार्डिया मतलब हार्ट, ठीक है ना। तो जो नॉर्मली हार्ट रेट जैसे अपन बात करते हैं, पर नॉर्मल जो हार्ट रेट है उसके अंदर अगर डिक्रीज हो गया, ठीक है,
डिक्रीज्ड हार्ट रेट ए कंपेयर टू नॉर्मल हार्ट रेट। जैसे अपन कहते हैं 70 से 72 72, ठीक है ना, जो हार्ट रेट नॉर्मली होती है पर मिनट, ठीक है, जैसे 72 बीट्स पर मिनट नॉर्मल हार्ट रेट होती है। अब उसमें अगर डिक्रीज आ जाए, ठीक है, वो 60 हो जाए, 50 हो जाए, तो वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गई हार्ट रेट, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, ब्रेडिकार्डिया। क्या बोलेंगे अपन, ब्रेडिकार्डिया। फिर उसके बाद में आएगी टेकिकार्डिया। टेकी का मतलब होता है इंक्रीज होना। क्या होता है टेकी का मतलब, इंक्रीज होना, और कार्डिया मतलब हार्ट रेट, ठीक है ना, तो हार्ट से रिलेटेड, तो इंक्रीज इन द हार्ट रेट। मैं कह रहा हूं जैसे 72 हार्ट बीट पर मिनट, ठीक है ना, अगर 72 की बजाय 72 की जगह अगर 90 हो गई, 100 हो गई, 110 हो गई, तो वो किसके अंदर कंसिडर की जाएगी, टेकिकार्डिया, यानी इंक्रीज हो गई हार्ट रेट, ठीक है ना। आपने देखा होगा ना, कई बार हम जब एकदम से डर जाते हैं तो एकदम से दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है, तो वो किसके अंदर होगा, टेकिकार्डिया। आप एकदम से भाग के कहीं गई तो आपने कभी यहाँ पर हाथ लगा के देखेंगे तो देखा होगा दिल की धड़कन एकदम से बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाती है, तो वो किसके अंदर कंसिडर होगा, टेकिकार्डिया के अंदर कंसिडर होगा, ठीक है ना। तो ब्रेडी मीन्स कम होना, टेकी मीन्स बढ़ जाना। जुगुलर पल्स, जानवरों में क्या होता है, कैटल, बफेलो, शिप, गेट, सिप और गॉट, मैंने भी ध्यान में रखना, ये वाली जो नस है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, ब्लड वेसल रहती है। जानवर जब खड़ा होगा तो यहाँ पर जुगुलर वेन होती है, क्या होती है, जुगुलर वेन होती है, ठीक है ना। तो वहां पर जो जुगुलर वेन होती है, ब्लड वेव फिल्स इन द जुगुलर वेन ऑफ एनिमल नॉन एज जुगुलर पल्स, तो उसके अंदर क्या होती है, वो थोड़ी हल्की ऊपर नीचे होती हुई दिखाई जाती है। आप नॉर्मली ऐसे खड़े और किसी जानवर को देख रहे हैं तो उसकी गर्दन में, उसका जो गर्दन है वहां पर आपको हल्की हल्की ऐसे ऊपर नीचे अगर होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना, ब्लड का फ्लो दिखाई दे रहा है अगर किसी एरिना के अंदर, किसी एरिया के अंदर, तो ब्लड वेव अगर दिखाई दे रही है जुगुलर वेन के अंदर, तो हम उसको क्या कहते हैं, जुगुलर पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जुगुलर पल्स बोलते हैं। टेकिप्निया, देखिए मैंने आपको कितने अच्छे से बताया था, टेकी मतलब बढ़ना, ब्रेडी मतलब घटना, तो प्निया वर्ड हमेशा, देखिए कार्डिया वर्ड हमेशा इंडिकेट करेगा किसको, हार्ट को, और प्निया वर्ड हमेशा इंडिकेट करेगा रेस्पिरेशन को, ठीक है ना, रेस्पिरेशन को। ओके, तो टेकी मतलब बढ़ना, प्निया मतलब रेस्पिरेशन, तो इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट एज कंपेयर टू नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट, ठीक है ना। तो इंक्रीज, आप कहीं पर भी एकदम से भाग के गो रहे, आपकी सांस एकदम से बढ़ गई, तो वो क्या हो गया, टेकीप्निया, इंक्रीज रेस्पिरेशन, ओके। और ब्रेडीप्निया, ब्रेडी मतलब डिक्रीज होना, है ना, सामान्य से जो श्वसन है उससे डिक्रीज हो जाना, वो क्या कहलाता है, ब्रेडीप्निया, ठीक है ना। एप्निया, एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन का रुक जाना, एप्निया कहलाता है। ए मतलब एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन। कई बार एकदम से क्या हो गया कि चॉक हो जाता है, चॉक की कंडीशन में क्या होता है, सांस आना एकदम से बंद हो जाता है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन को अपन कैसे कंसिडर करते हैं, एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन। ये डिस मीन्स डिस्कम्फर्ट। अगर किसी भी जगह पर अगर कोई डेफिनेशन देख रहे हैं, कोई टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं, वहां पर अगर स्टार्टिंग में DYS लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा डिस्कम्फर्ट या फिर पेनफुल, हम ये दोनों वर्ड काम में ले सकते हैं। तो डिस्निया, मैंने आपको ये बताया, ये निया वर्ड हमेशा रेस्पिरेशन को डिनोट करेगा। निया वर्ड किसको डिनोट करेगा, रेस्पिरेशन को डिनोट करेगा। तो डिस्निया मतलब होगा पेनफुल रेस्पिरेशन, सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में दर्द हो रहा है उसको, तो वो क्या कहलाएगा, पेनफुल रेस्पिरेशन। पॉलिप्निया, शैलो एंड इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, ठीक है ना, गहरी सांसें ले रहा है और तेजी से सांसें ले रहा है, इस तरीके से गहरी और इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट अगर इस तरीके से चल रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉलीप्निया बोलते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो होगा अपना स्नीज का मतलब होगा छींकना, ठीक है ना, स्नीज also known as sternutation. It is a semi-autonomous
convulsive expulsion air from the lungs through the nose and mouth usually caused by foreign particles irritating the nasal mucosa। होता क्या है, स्नीज हमें छींक क्यों आती है, जिसको अपन छींकना बोलते हैं। बोर्ड आप कोई भी बाहर से कोई भी पार्टिकल अगर ट्रेकिया के अंदर चला गया या फिर लंग्स तक, अगर लंग्स तक तो पहुंचा नहीं है, ब्रोंकियल्स या फिर अपनी जो ब्रोंकाई तक अगर पहुंच गया, ट्रेकिया तक पहुंच गया, तो देखना इसमें क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये ट्रेकिया है, ये उसकी सी रिंग्स है ना, तो यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल अगर पहुंच गया, ये पार्टिकल पहुंच गया, तो अब क्या होगा कि फौरन यहाँ पर क्या रहती है, कुछ सीलिया वगैरह रहती है, कुछ ऐसे ब्रश नुमा आकृति रहती है, तो फौरन उसके चारों तरफ क्या किया जाता है, कुछ कफ जैसा अपन जिसको बोलते हैं म्यूकस, उसको सिक्रेट किया जाता है, ठीक है, और उसको बाहर की तरफ वापस धकेला जाता है, तब एकदम से क्या आती है, छींक आ जाती है। तो ये क्या है, सेमी ऑटोनोमस, अपने आप स्वतः होने वाली कन्वल्सिव एक्सपल्शन ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स थ्रू द नोज एंड माउथ। माउथ और नोज से एकदम से फोर्स के साथ में क्या किया जाता है, लंग्स से एयर को बाहर की तरफ फेंका जाता है। फॉरेन पार्टिकल्स इरिटेटिंग द नेजल म्यूकोसा, अगर कोई नेजल म्यूकोसा, ठीक है ना, वहाँ पर अगर कोई चीज़ अगर उसको क्या कर रही है, इरिटेट कर रही है, ठीक है ना, तो एकदम से एयर को बाहर की तरफ फेंका जाता है ताकि जो इरिटेटिंग पार्टिकल है वो क्या हो जाए, वहाँ से हट जाए, निकल जाए, ठीक है ना। हिकफ, हिचकी आना, हिचकियां क्या होती है, सडन यूजुअली रिपीटेड साउंड दैट इज अकर्स ड्यू टू इनवॉलंटरी स्पाज्म इन डायफ्राम, यूजुअली शॉर्ट लिव्ड एंड नॉट ए साइन ऑफ समथिंग सीरियस। हिचकी आना, हिचकी में क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि जो डायफ्राम को जो नर्व सप्लाई करती है, ठीक है ना, उसके अंदर स्पाज्म, उसके अंदर ऐंठन आ जाती है, नॉर्मली उसको इसी तरीके से कहा जाता है। फ्रेनिक नर्व होती है, फ्रेनिक नर्व जो कि डायफ्राम को नर्व सप्लाई करती है, ठीक है ना, उसके अंदर अगर स्पाज्म आ जाता है तो हमें क्या हो जाती है, हिचकी आने लग जाती है। तो सडन यूजुअली रिपीटेड साउंड, बार बार आती है ना इस तरीके से, तो सडन यूजुअली रिपीटेड साउंड दैट इज अकर्स ड्यू टू इनवॉलंटरी, देखिए दो कंडीशन होते हैं, एक वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी का मतलब हो गया जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो, अनैच्छिक, ठीक है, और वॉलंटरी हो गया ऐच्छिक, जो हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा है। लाइकवाइज अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरी मर्जी से बोल रहा हूँ, मैं इस हाथ को हिला रहा हूँ तो मेरी मर्जी से हिला रहा हूँ, लेकिन मेरा जो हार्ट धड़क रहा है वह क्या है, मेरे कहने से तो धड़क नहीं रहा और मेरे कहने से रुकता नहीं है, तो वो क्या है, इनवॉलंटरी प्रोसेस है जो हमारी इच्छा से नहीं हो रही। तो हिचकी में भी क्या होता है कि अंदर इनवॉलंटरी स्पाज्म होता है, अनैच्छिक, हमारी इच्छा से नहीं, अनैच्छिक वहाँ पर क्या होता है, स्पाज्म होता है, जिसकी वजह डायफ्राम के अंदर, जिसकी वजह से कोई आवाज आती है, ठीक है ना, यूजुअली शॉर्ट लिव, ज़्यादा देर नहीं रहती, और किसी भी सीरियस कंडीशन का ये द्योतक या फिर साइन नहीं होता है। कफ, ए सडन फोर्सफुल हैकिंग साउंड टू रिलीज एयर एंड क्लियर एंड इरिटेशन इन द थ्रोट और एयरवे। खांसी आना, खांसी के अंदर हम ये कह सकते हैं कि सेम कंडीशन, जस्ट लाइक हम जब उसको स्नीज से कंसीडर करते हैं, कफ के अंदर भी क्या रहता है कि कोई पार्टिकल जो अंदर जमा है, अगर एक्सेस मात्रा के अंदर है, तो खांसी के द्वारा उसको क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो सडन, अचानक से होने वाला, फोर्सफुल हैकिंग साउंड, ठीक है ना, फोर्सफुल मतलब बलपूर्वक, फोर्स से, ठीक है ना, तो हैकिंग साउंड, रिलीज एयर, जिसमें हवा और इरिटेशन, अगर गले में, अगर ब्रोंकाई के अंदर कोई इरिटेशनल अगर कोई चीज़ है तो उसको क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, कफ कहते हैं। एपेटाइट, नॉर्मल हंगर, हम ये कह सकते हैं किसी भी इंसान की एपेटाइट का हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि उसको नॉर्मल उसकी हंगर कितनी, उसको सामान्य भूख कितनी लगती है, वो उसकी क्या हो गई, इसकी कई बार हम कहते हैं ना इसकी एपेटाइट इतनी है, जैसे कोई है ना 2 रोटी खाता है, कोई 4 रोटी खाता है, तो किसी की 2 रोटी की एपेटाइट है, वो उसकी सामान्य भूख है, ठीक है ना। अब एनोरेक्सिया, रिड्यूस्ड और लेस एपेटाइट, अब 2 रोटी खाने वाला अगर 1 रोटी खाने लग जाए, 4 रोटी खाने वाला अगर 2 रोटी खाने लग जाए, है ना, एक जानवर अगर पूरे दिन भर के अंदर 10 किलो चारा खा रहा था, अब वो अचानक से 5 किलो खाने लग जाए, 7 किलो खाने लग जाए, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया के अंदर हम कहते हैं रिड्यूस्ड या फिर लेस एपेटाइट, कम भूख लग रही है या फिर सामान्य भूख से उसकी भूख जो है वह कम हो गई है। डिस्फेजिया,
डिस्फेजिया का मतलब, ये देखिए डिस का मैंने आपको मीनिंग बताया था, डिस्कम्फर्ट, पेनफुल। कई बार ही होता है हमारे साथ भी, जैसे मान लीजिए टॉन्सिलाइटिस जब होता है, यहाँ पर जब टॉन्सिल बढ़ जाते हैं तब हम किसी भी चीज़ को निगलते हैं तो हमें बहुत तेज पेन होता है ना, तो वो फेजिया, ठीक है ना, डिफिकल्टी और डिस्कम्फर्ट इन स्वेलोइंग, किसी भी चीज़ को निगलने में अगर तकलीफ हो रही है, किसी भी चीज़ को अगर निगलने में तकलीफ हो रही है, तो वो किसके अंदर कंसिडर किया जाता है, वह कंसिडर किया जाता है डिस्फेजिया के अंदर। डिस्फेजिया, निगलने में अगर प्रॉब्लम हो, निगलने में अगर तकलीफ हो। रिगर्जिटेशन, द प्रोसेस बाय विच curd comes back from rumen towards the mouth and rechewing the curd to further break down plant matter and stimulate digestion. Regurgitation, जुगाली निकालना, ठीक है ना। कई बार आप लोगों ने देखा होगा गाय भैंस बैठे रहते हैं, भेड़ बकरियां बैठी रहती है खा पी के, इनकी क्या होती है, एक आदत होती है, जब मिलता है तो एकदम से गबा गब खा लो, ठीक है ना। आपने चारा रखा, फटाफट फटाफट खाती जाएगी और निगलती जाएगी, खाएगी मुंह भरेगी और निगल लेगी, खाएगी मुंह भरेगी और वो जाकर स्टोर हो जाता है। अब अपने आराम से बैठ जाओ, जब सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है, अब आराम से बैठ जाओ। अब क्या होगा, उसके छोटे छोटे बॉल्स बनते हैं, मान लीजिए बॉल्स बनती है, वो आप वो वापस वहाँ से स्टमक से उसके रुमन से वापस मुंह में आती है, फिर बैठी बैठी चबाती रहेगी, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रिगर्जिटेशन, ठीक है ना। रिगर्जिटेशन, पेट से वापस किसी भी चीज को माउथ में लेकर आना, उसको अच्छे से चबाना, जैसे जो भी प्लांट मैटर आपने जो भी उसको चारा वगैरह दिया उसको अच्छे से चबाना, चबाने के बाद वापस उसको निगलना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, रिगर्जिटेशन। द प्रोसेस बाय विच कर्ड, कर्ड का मतलब हो गया जो उसने खाया था पहले, उसको कर्ड कहते हैं। कर्ड कम्स बैक फ्रॉम द रूमन, रूमन से वापस कहां पर आएगा, माउथ में। रूमन के अंदर, रूमन एक बहुत बड़ा थैला है, उसके अंदर जाके सारा ये खाते हैं कबाब कब और फिर उसको इकट्ठा कर लेते हैं। अब रूमन से वापस माउथ के अंदर आता है, ठीक है ना, उसको अच्छे से चबाया जाता है, चबाने के बाद कट फ्रॉम फर्दर ब्रेक डाउन प्लांट एंड स्टिमुलेट डाइजेशन, जिसकी वजह से डाइजेशन स्टिमुलेट होता है। कॉलिक, पेन इन लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक एक इन हॉर्स, हॉर्स के अंदर जनरली कॉलिक हॉर्स के अंदर कंसिडर किया जाता है कि उसकी लार्ज इंटेस्टाइन, उसकी बड़ी आंत में अगर पेन हो रहा हो या फिर उसको पेट दर्द हो रहा है, तो उसके साइंस होंगे कॉलिक के अंदर। जानवर जो है क्या किया जाता है, जानवर क्या होता है, एकदम से जमीन पे गिर जाता है, लाते मारने लग जाता है, ठीक है ना, खाना पीना बंद कर देता है। तो ये सारे किसके साइन है, कॉलिक। तो कॉलिक क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन या स्टमक के अंदर एक पेन होना, एक मीन्स पेन, ACHE एक मतलब होता है पेन, ठीक है ना, PAIN पेन, पेन मतलब दर्द होना, ओके। तो ये कॉलिक कहलाता है। कॉलिक को अपन पूरा आगे पढ़ेंगे। अब दो वर्ड आते हैं आपके सामने, एक हिमेचूरिया और एक हीमोग्लोबिनूरिया। हिमेचूरिया, देखिए मान लीजिए ये RBC है, ये क्या है, RBC, मान लीजिए कि ये RBC है, अब यूरिन, कोई पर्सन या फिर कोई एनिमल अगर यूरिन कर रहा है, ठीक है ना, पेशाब कर रहा है वो, तो उसके अंदर इंटैक्ट अगर RBC आ रही है, इंटैक्ट RBC मतलब ब्लड का कलर रेडिश रहता है, सॉरी यूरिन का कलर जो होता है वह लाल दिखाई दे रहा है, तो वो इंटैक्ट अगर RBC आ रही है, पूरी की पूरी RBC ही आ रही है उसके यूरिन में, उसके मूत्र के अंदर अगर पूरी की पूरी RBC ही आ रही है तो उसको कहा जाता है हिमेचूरिया। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान रखें, इतनों के अंदर से कुछ स्पेसिफिक ही बताया मैंने आपको। एक ये रिगर्जिटेशन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज रिगर्जिटेशन, तो ध्यान में रखना रिगर्जिटेशन क्या होता है। हिमेचूरिया क्या है, हिमेचूरिया में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ RBC इन यूरिन, RBC अगर यूरिन के अंदर आ रही है तो उसको क्या कहेंगे अपन, हिमेचूरिया। अब ये भाई हीमोग्लोबिन यूरिया क्या है, तो कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनके अंदर RBC फट जाती है। अब इस RBC के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन रहता है। ऑफ कोर्स ना, आप लोगों को पता होगा कि RBC होती है, RBC के अंदर हीमोग्लोबिन रहता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह के लिए, ठीक है ना। तो ये RBC फट जाती है ना, RBC फट जाती है, RBC के फटते ये हीमोग्लोबिन क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। और ये हीमोग्लोबिन अगर यूरिन से बाहर आने के लिए बाहर आता है
उस कंडीशन को बोलते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन यूरिया। यहाँ पर इन जनरल हीमेचूरिया के अंदर आपको ऐसे क्लियरली दिखाई देगा, या तो कलर जो होगा यूरिन का वह रेड रहेगा या फिर लाइट रेड रहेगा, लेकिन हीमोग्लोबिन यूरिया के अंदर डार्क ब्राउन कलर आएगा, चॉकलेट कलर आएगा, कॉफी कलर आएगा। आप इनमें से किसी भी कलर को देख सकते हैं। तो कॉफी कलर का अगर यूरिन आ रहा है, कॉफी देखिए आप लोगों ने, ठीक है ना, कॉफी के जैसा अगर यूरिन आ रहा है तो उसको अपन क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन यूरिया। ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में होता है, ये कुछ बीमारियों में होता है। जैसे आप बेबिशिया ले लीजिए, पोस्ट पार्चुरल हीमोग्लोबिनूरिया ले लीजिए, बैसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया ले लीजिए, उन सब के अंदर क्या होता है? ये प्रेजेंट रहता है। पायूरिया, पायूरिया का मतलब प्रेजेंस ऑफ पस। कई बार हम लोग जब जो अगर किडनी वगैरह के अंदर अगर जो यूरिनरी ट्रैक है अगर उसके अंदर अगर कहीं पर भी कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो पस बनने लग जाती है। तो यूरिन के अंदर अगर पस आ रही है, यूरिन मतलब मूत्र, ठीक है, अगर यूरिन के अंदर अगर पस आ रही है, ठीक है, तो उसको पायूरिया कहा जाता है। पायूरिया, ध्यान रखना इस टर्म। अभी जो टर्म चलती है ना, ये जो चल रही है अब वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोसूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। आपने देखा होगा जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, ठीक है, डायबिटिक का मतलब जिन लोगों को शुगर होती है, देखा होगा कि जब वो यूरिन करते हैं तो उनके यूरिन में क्या रहती है कि ना चींटियाँ लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि उनमें ब्लड जो ग्लूकोज है वो यूरिन के द्वारा बाहर आने लग जाता है। तो यूरिन के द्वारा उनका जो ग्लूकोज है वह किडनी से छन छन के यूरिन में आने लग जाता है। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर अगर ग्लूकोज हो गया तो वो यूरिन के द्वारा बाहर आने लग जाता है, किडनी से छनने लग जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। डायबिटिक पेशेंट के अंदर ये कंडीशन देखी जाती है। कीटोन यूरिया, कीटोन यूरिया आपको कहाँ देखने को मिलेगी? जब गाय भैंस में कीटोसिस हो जाता है। कीटोसिस के अंदर क्या होता है? कीटोन बॉडीज बनती है जो कि यूरिन के द्वारा बाहर आने लग जाती है। प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन। इसको रोथरास टेस्ट होता है जिसके द्वारा पता किया जाता है। ग्लूकोज की प्रेजेंस को बेंडिक्ट टेस्ट के द्वारा पता किया जाता है। मैंने आपको डिस का मतलब बताया था, DYS, डिस। डिस मतलब पेनफुल या फिर डिस्कम्फर्ट। अब डिसयूरिया का मतलब हो गया यूरिन करने में, अगर किसी को मूत्र विसर्जन करने में कह सकते हैं, या फिर यूरिनेशन या मिक्चुरेशन, ठीक है ना, उसके अंदर अगर किसी को पेन हो रहा है, यानी जब कोई जानवर पेशाब कर रहा है तो एकदम धीरे धीरे करके कर रहा है, ड्रिबलिंग हो रही है, ड्रॉप्स के रूप में कर रहा है, थोड़ा सा करता है रुक जाता है, थोड़ा सा करता है रुक जाता है, अपनी पूरी बैक है, जैसे जानवर नॉर्मली ये है, अपनी पूरी बैक को ऐसे कर लेगा, पूरा एकदम से ऊपर होकर अगर इस तरीके से यूरिन कर रहा है तो नो डाउट उसको पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, यूरिन पास आउट करने के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, और उसको अपन कहते हैं डिसयूरिया, पेनफुल मिक्चुरेशन या फिर पेनफुल यूरिनेशन। यूरेमिया, इंक्रीज प्रेजेंस ऑफ एक्सेस यूरिया और नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट इन द ब्लड। यूरेमिया, यूरिया क्या लिटरल मीनिंग क्या है? प्रेजेंस ऑफ एक्सेस यूरिया। आप लोगों को पता होगा ना कि जो यूरिया बॉडी के अंदर बनता है वह अपने मतलब अमोनिया जो बनती है वो फिर लीवर के पास जाती है, लीवर के अंदर वो यूरिया के अंदर कन्वर्ट होती है, और यूरिया जो होता है वो अपने किडनी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अगर किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है और यूरिया अगर एक्सेस मात्रा में बन रहा है तो वो ब्लड के अंदर बढ़ने लग जाएगा, ठीक है ना। और अगर वो ब्लड के अंदर बढ़ने लग जाएगा तो प्रेजेंस ऑफ, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? यूरेमिया। मान लीजिए किसी पर्सन की अगर किडनी खराब हो गई, किडनी डैमेज हो गई, ठीक है ना, तो अब उस कंडीशन में क्या होगा? वो यूरिया को बाहर नहीं निकाल पाएगा, अगर वो जानवर हो चाहे इंसान हो, वो यूरिया को बाहर नहीं निकाल पाएगा, और जब यूरिया बाहर नहीं जाएगा तो ब्लड के अंदर बढ़ता जाएगा, और जब वो ब्लड के अंदर बढ़ता जाएगा तो उस कंडीशन को बोलेंगे यूरेमिया। क्या बोलेंगे? यूरेमिया। पॉलीयूरिया, इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन, ठीक है ना, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ यूरिन, यूरिन की बहुत ज़्यादा अमाउंट होना, ठीक है ना, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाना। हिमोगैलेक्सिया, आपने हम लोग जैसे कई बार बहुत सारे ऐसे देखने का मिलता है कि ना जो जानवर होते हैं उनके दूध में हल्का सा पिंक कलर का दूध आने लग जाता है या फिर रेडिशनेस आ जाती है। तो इसको ये इस चीज़ को दिखाता है
कि उसके दूध में क्या आ रहा है, खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है। कोज हो सकता है मैस्टाइटिस कोज हो सकता है, इंजरी कोज हो सकता है कि जब वो बैठा तो अंदर की तरफ उसके कोई चोट लग गई जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो गई उसको, तो कोज हो सकता है उसके अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो। तो हीमोगैलेक्सिया, मिल्क के अंदर गैलेक्सिया, हीम वर्ड दिखाता है ब्लड को और गैलेक्सिया वर्ड दिखाता है किसको, मिल्क को। तो मिल्क में अगर ब्लड आ रहा है, मिल्क में अगर खून आ रहा है, रक्त आ रहा है, तो उसको बोलते हैं हीमोगैलेक्सिया। क्या बोलते हैं, हीमोगैलेक्सिया। हाइपोगैलेक्सिया, हाइपोगैलेक्सिया का मतलब डिक्रीज इन द मिल्क प्रोडक्शन। डिक्रीज इन द मिल्क प्रोडक्शन आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मान लीजिए कि दो ब्यात के अंदर डिफरेंस करके पता कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कहूं कि यार इसकी पिछली ब्यात में तो दिन भर मतलब 24 घंटे के अंदर ये 20 किलो दूध दे रही थी, इस बार तो ये 14 लीटर ही दूध दे रही है, तो ऑफकोर्स पिछली ब्यात के कंपेरिजन में हम कह सकते हैं कि इसके अंदर 6 लीटर जो दूध है उसमें डिक्रीज हो गया। या फिर हम ये भी कह सकते हैं हाइपोगैलेक्सिया डिक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, कि लगातार अभी मतलब जैसे किसी को महीना भर पार्चुरेट हुआ है, अब वो लगातार जो है वो 10 किलो सुबह 10 किलो शाम को कोई भी गाय अगर दूध दे रही है और फिर अचानक से 5 किलो पर आ जाए, वो 5 किलो सुबह 5 किलो शाम को देने लग जाए, तब भी हम उस कंडीशन को क्या कह सकते हैं, हाइपोगैलेक्सिया, मिल्क प्रोडक्शन में कमी आना, दुग्ध उत्पादन में कमी आना। एगैलेक्सिया, एब्सेंस ऑफ मिल्क, कई बार ये ऐसा होता है ब्याने के बाद में एकदम से दूध निकल ही नहीं रहा है ना, कंप्लीटली मैस्टाइटिस हो गया, मैस्टाइटिस की वजह से फिर वहाँ पर फाइब्रोसिस हो गया, अब दूध वहाँ पर है नहीं, एब्सेंस ऑफ मिल्क, एगैलेक्सिया। या फिर कई बार कुछ जो जहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो फंक्शनली नहीं होती ट्यूब्स वगैरह, तो उस कंडीशन के अंदर भी मिल्क का नहीं बनता, तो एब्सेंस ऑफ मिल्क वो क्या कहलाएगा, एगैलेक्सिया। सेप्टिसीमिया, बैक्टीरीमिया, टॉक्सीमिया, वायरीमिया, ये चारों वर्ड बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना, चारों पर स्टार लगाया है। तो सेप्टिसीमिया, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, सबसे पहले आप इस बैक्टीरीमिया को देखो, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द ब्लड। किसी भी बॉडी के अंदर अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट है कोई भी बैक्टीरिया, चाहे वो टिटनेस का हो, चाहे वो एंटेरोटॉक्सीमिया का हो, चाहे वो एंथ्रेक्स का हो, अगर बॉडी के अंदर अगर ब्लड में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ईमिया जो वर्ड है ना, ये भी किसको, जो ये ईमिया वर्ड है ना, ये ईमिया वर्ड, ये भी ब्लड को दिखाता है, ब्लड को दिखाता है, ये ब्लड को इंडिकेट करता है, ठीक है ना, ओके। तो ईमिया मीन्स ब्लड में, सेप्टी मीन्स बैक्टीरिया और उसका टॉक्सिन। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि टॉक्सिन सिक्रेट करते हैं। क्या सिक्रेट करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया टॉक्सिन सिक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर डिस्कम्फर्ट होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है और बॉडी वास्तव के अंदर उसके साइन दिखाती है। तो वो क्या कि बैक्टीरिया और टॉक्सिन अगर दोनों प्रेजेंट है, अगर ब्लड में बैक्टीरिया और टॉक्सिन दोनों ही प्रेजेंट है तो उसको बोल देंगे सेप्टिसीमिया। अगर केवल बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसको बोल देंगे अपन बैक्टीरीमिया। प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन इन ब्लड, ठीक है ना, तो अगर उसका जो बैक्टीरिया है उसका टॉक्सिन अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे टॉक्सीमिया। टॉक्सीमिया यानी ब्लड के अंदर किसी बैक्टीरिया का टॉक्सिन प्रेजेंट होना, टॉक्सीमिया वो क्या कहलाया जाए, टॉक्सिन मतलब विष, ओके। वायरीमिया, प्रेजेंस ऑफ वायरस इन द ब्लड। तो ये दो छोटी छोटी सी है ये, देखिए बैक्टीरिया का मतलब प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड। सेप्टिसीमिया आपको एक ध्यान में रखना है बहुत अच्छे से, सेप्टिसीमिया का मतलब निकलेगा जहां पर बैक्टीरिया और उसका टॉक्सिन दोनों ही प्रेजेंट होंगे। और फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं टॉक्सीमिया की, तो टॉक्सीमिया का लिटरल मीनिंग निकलेगा कि वहां पर बैक्टीरियल टॉक्सिन जो है वह ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। वायरीमिया का मतलब वायरस प्रेजेंट इन ब्लड और प्रेजेंस ऑफ वायरस इन ब्लड। डेफिशिएंसी डिजीज और प्रोडक्शन डिजीज, डिजीज ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी को बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है ना, तो अगर उनमें से किसी भी चीज की अगर कमी हो जाती है, ठीक है ना, तो हमारी बॉडी उसके रेस्पॉन्ड में कुछ डिजीज कंडीशन दिखाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। लाइकवाइज
आप लोग देखें कि आपने बहुत सारे डिजीज़ का नाम सुना होगा, जैसे कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के अंदर किसी विटामिन की कमी से अगर कोई रोग हो रहा है, जैसे कि मैं कहूँ अगर विटामिन डी की वजह से रिकेट्स हो रहा है, तो वो बच्चे के अंदर जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसके अंदर दिखेगा, उसके दोनों पैर होंगे वो ऐसे हो जाएंगे या फिर ऐसे हो जाएंगे, ठीक है ना, और हड्डियाँ होंगी वो कमज़ोर हो जाएगी, उनमें क्या हो जाएगी, टेढ़ापन आ जाएगा, तो वो डेफिशिएंसी की वजह से हुआ। लाइक विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस होती है, या फिर ज़ीरोफ्थैल्मिया होता है। विटामिन बी की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। ऐसी कुछ न्यूट्रिएंट मिनरल्स होते हैं उनकी वजह से होता है। तो अगर किसी भी शरीर को कोई एसेंशियल यानी जिसको शरीर की आवश्यकता है और अगर वो चीज़ शरीर को नहीं मिलेगी तो शरीर उसके रेस्पॉन्ड में क्या करेगा, कोई ना कोई साइन और सिम्टम दिखाएगा कि हाँ भाई शरीर के अंदर इस चीज़ की कमी है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। एक होती है प्रोडक्शन डिजीज, डिजीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल। देखिए प्रोडक्शन का मतलब किसी भी एनिमल के, जैसे कि अपन बात करते हैं किसी गाय की, मान लीजिए कि कोई गाय है, उसका जो प्रोडक्शन है मिल्क का वो हायर साइड है, यानी वो पूरे दिन के अंदर 20 से 30 लीटर या फिर इससे भी ऊपर अगर दूध दे रही है, तो दूध के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर क्या रहता है, कैल्शियम प्रेजेंट रहता है। तो दूध के अंदर अगर कैल्शियम बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, जब हम उसका दूध निकालेंगे और उसके अंदर अगर कैल्शियम बहुत ज़्यादा निकल जाएगा तो उसकी, और हम उसको अगर डाइट में उतना कैल्शियम नहीं देंगे तो शरीर में क्या आ जाएगी, कैल्शियम की कमी आ जाएगी। तो प्रोडक्शन अधिक होने की वजह से कैल्शियम का बॉडी से बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, यानी आउटपुट तो ज़्यादा हो गया और इनपुट उसके कंपैरिजन में कम था। तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन डिजीज। हायर साइड प्रोडक्शन की वजह से डिजीज एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ एनिमल लाइक मिल्क प्रोडक्शन रिलेटेड डिजीज। मेटाबॉलिक डिजीज ये इसी का एक पार्ट आप मान लीजिए। डिजीज अकर्स ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड, खाने पीने में किसी चीज का डिस्टर्बेंस हो गया, लाइक कीटोसिस के अंदर हम कह सकते हैं नेगेटिव एनर्जी बैलेंस नहीं होता, जो ना फूड का हम ये कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म जो है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें आती है, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। उन दोनों का अगर बैलेंस अगर बिगड़ रहा है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से अगर कोई डिजीज हो रही है तो वो क्या कहलाती है, मेटाबॉलिक डिजीज, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं जो प्रोडक्शन जो डिजीज है वो मेटाबॉलिक डिजीज का ही एक पार्ट है। प्रोडक्शन डिजीज मेटाबॉलिक डिजीज का एक पार्ट रहता है। अपन कीटोसिस की भी बात करेंगे आगे और मिल्क फीवर की भी बात करेंगे। उसके बाद में आती है जूनोटिक डिजीज, द ट्रांसमिशन ऑफ एनी इन्फेक्शियस डिजीज फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन ऑन एंड वाइस वर्सा। बहुत सारी ऐसी डिजीज, ठीक है ना, देयर आर लॉट्स ऑफ डिजीज जो कि ह्यूमन से इंसानों के अंदर हो सकती है और इंसानों से ह्यूमन के अंदर हो सकती ह्यूमन से जानवरों में हो सकती है और जानवरों से इंसानों में हो सकती है। दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम द ह्यूमन टू द एनिमल और टू द एनिमल टू द ह्यूमन। हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी डिजीज होती है ना। द ट्रांसमिशन ऑफ एनी इन्फेक्शियस डिजीज फ्रॉम एनी एनिमल टू ह्यूमन एंड वाइस वर्सा मतलब इसका अपोजिट। लाइक रेबीज की बात कर सकते हैं, कुत्ते ने किसी को काटा, किसी रैबिड डॉग ने जिसको रेबीज हो रखा था, यानी रैबिड डॉग वो बाइट कर लिया, अगर किसी नॉर्मल पर्सन को, ह्यूमन को उसने बाइट कर लिया तो उस ह्यूमन को क्या हो सकता है, रेबीज हो सकता है। और अगर ह्यूमन को रेबीज हो गया, अगर उसने किसी जानवर को बाइट कर लिया तो उसको भी क्या हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा। तो रेबीज इज अ जूनोटिक डिजीज। ऐसे टीबी भी एक जूनोटिक डिजीज है। टीबी आप किसी जानवर को मान लीजिए टीबी है, उसका कच्चा दूध पिएगा इंसान तो वह इंसान के अंदर क्या हो जाएगी, टीबी हो जाएगी। और अगर कोई इंसान है जिसको टीबी हो रखी है, अगर वो किसी जानवर के पास में जाके खांसेगा, छींकेगा या फिर अपना जो स्पूटम होता है, कफ जो होता है उसको वहाँ पर डालेगा, अगर उसको जानवर लिक कर लेगा तो उस जानवर को क्या हो जाएगी, टीबी हो जाएगी। तो एनी डिजीज विच ट्रांसफर फ्रॉम ह्यूमन टू द एनिमल और एनिमल टू द ह्यूमन, ठीक है ना, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, जूनोटिक डिजीज के अंदर कंसिडर करेंगे। नोटिफाइबल डिजीज, डिजीज विच आर हाईली कंटेजियस एंड डेंजरस। नोटिफाइबल का मतलब अगर ऐसी डिजीज जो कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी डिजीज है नोटिफाइबल
जिनमें क्या किया जाता है, अगर वो पकड़ में अगर कहीं पर भी उसका एनिमल दिखाई दिया जाता है तो उनको किल कर दिया जाता है। नोटिफाइबल डिजीज, ताकि उनके स्प्रेड को रोका जा सके, क्योंकि ये डिजीज बहुत जल्दी स्प्रेड होती है और बहुत ज़्यादा घातक भी होती है, बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होती है। इसमें लिखा है हाईली कंटेजियस, हाईली कंटेजियस मतलब बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है, बहुत जल्दी फैल जाती है ये, ठीक है, और डेंजरस खतरनाक भी होती है, ठीक है ना। तो ऐसे डिजीज को अपन क्या करते हैं, नोटिफाइड डिजीज बोलते हैं। लाइक ग्लैंडर्स इन हॉर्स, आपने सुना भी होगा किसी भी घोड़े को अगर हॉर्स जो ग्लैंडर्स अगर हो जाता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होगी, डिजीज विच ट्रांसमिट्स फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर बाय वेरियस पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस और फंगा एसेट्रा, लाइक कॉलेरा, टाइफाइड। तो ऐसी बीमारियां जो कि एक जानवर से दूसरे जानवर के अंदर ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है ना, एक जानवर से दूसरे जानवर में ट्रांसफर हो सकती है, जिसके अंदर बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई। किसी जानवर को अगर कोई बीमारी हो रखी है तो वो किसी कम्युनिकेबल का मतलब सिंपली मीनिंग हो गया संक्रामक रोग, जो कि एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल सकता है। उसका कोई भी कोज हो सकता है। कई बीमारियां सांसों के माध्यम से फैलती है, किसी ने गोबर के अंदर उस कीटाणु को निकाला और उधर कोई आसपास में कोई चरता हुआ जानवर आ गया तो उसको हो जाएगी, है ना। फीको ओरल रूट होता है आप लोगों ने सुना भी होगा, मल, मुंह, मार्ग, फीको ओरल रूट, फिसीज के द्वारा उस बैक्टीरिया को, वायरस को बाहर निकाला, उधर कोई और गया, या तो उसने किसी जलाशय के पास में अगर ऐसा काम किया, उसका पानी पी लिया तो दूसरे जानवर को हो जाएगा, या फिर वहाँ पर पड़ा और उसने वहाँ के ऊपर घास चर लिया तो दूसरे जानवर को हो जाएगा। तो कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो कि एक जानवर से दूसरे जानवर में बहुत सारे पैथोजेंस के द्वारा हो सकती है, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, कोई भी वो पैथोजन हो सकता है। वैक्सीनेशन, इंजेक्शन ऑफ ए किल्ड माइक्रोब in order to stimulate the immune system against the microbe thereby preventing disease। वैक्सीनेशन बहुत बड़ा टॉपिक चल रहा है अभी। कोविड के अंदर आप लोग देख रहे होंगे 18 से अबव, 45 से अबव स्लॉट्स चल रहे हैं, लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। क्या है ये वैक्सीन? बचपन से हम लोग जब छोटे से बच्चे होते हैं ना, तब भी हमारे यहाँ पर आप लोगों के कईयों के निशान होगा, वैक्सीन वहाँ से लगना शुरू हो जाता है। ये वैक्सीनेशन होता क्या है, क्या है ये वैक्सीन? वैक्सीन का लिटरल मीनिंग है कि उस बैक्टीरिया का जो पैथोजेनिक जो पार्ट होता है, ठीक है ना, या वायरस, कोई भी हो सकता है, जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है, ठीक है ना, उनको या तो उन्हीं को किल कर दिया जाता है, किल करके उनके हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है, या फिर उनको एकदम वीक कर दिया जाता है, उनको एकदम न्यूट्रल कर दिया जाता है, वीक कर दिया जाता है, और फिर हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है। तो अब इसमें हमारी बॉडी क्या करती है, वो जो वीक हमारी बॉडी के अंदर गया, इनके ऊपर क्या होता है, एक पैथोजन, एक रीजन होता है जो कि जिसको हमारी बॉडी पहचानती है, और उसको पहचानने पर हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है ना। या तो इतने पार्ट को ही डाल दो, या फिर इसको किल करके या कमजोर करके इसको हमारे शरीर के अंदर डाल दो। तो वैक्सीन्स आजकल बहुत सारी अलग अलग तरीके की वैक्सीन्स बनती है, जैसे कि अंदर ना हम ये कह सकते हैं कि ना पुराने समय के अंदर या तो उसको मार करके या फिर उसको कमज़ोर करके डाला जाता है, किल्ड वायरस वैक्सीन आती है, ठीक है ना, या फिर किसी को अगर कमज़ोर करके डाला जाता है वीकेंड वैक्सीन होती है, जिसके अंदर उस बैक्टीरिया, उस वायरस को एकदम वीक करके डाला जाता है। या फिर आजकल जो नई आ रही है उसके अंदर केवल उस पार्ट को लिया जाता है जो कि जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करती है, जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। तो उस पार्ट को बहुत सारी टेक्निक्स होती है, उनके द्वारा उस पार्ट को ही बार बार बना के और हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, ताकि वास्तव में जब बैक्टीरिया या वो वायरस आए तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या कर सके, एंटीबॉडी को रेडी कर सके। अब होता क्या है, इस बात को आप अच्छे से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। एक्चुअल के अंदर क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर एक माइनर अमाउंट के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, हमारी बॉडी में बाहर बहुत सारी बीमारियां हैं, हम जन्मने के बाद हमें उन बीमारियों का एहसास नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो बीमारियां हम के कांटेक्ट में हम आते रहे, धीरे धीरे एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहे, तो उन बीमारियों को हमारे शरीर ने पहचान के हमारे शरीर ने उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाई। एंटीबॉडी हमारे शरीर की एक सेना है जो कि रेडी करती है उस चीज़ के लिए, हमारे शरीर को किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सब से लड़ने के लिए, ठीक है। तो अब कोई भी नया वायरस अगर आ रहा है, तुम्हारी बॉडी को उसका पता नहीं है कि वास्तव में इसको कैसे किल करना है। एकदम से अगर वो हैवी अटैक करने के लिए आ गया
तो हमारी बॉडी को एकदम से समझ में नहीं आता है कि उसको कैसे किल करना है। तो इस रेस्पॉन्ड में हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन बनाते हैं। वैक्सीन के अंदर बहुत माइनर अमाउंट के अंदर उस वायरस, उस बैक्टीरिया की एक हल्की सी डोज दी जाती है, ताकि हमारी बॉडी उसको पहचान ले कि हाँ भाई इस तरह का भी एक वायरस है, ठीक है, इस तरीके का भी एक बैक्टीरिया है। लाइक कोविड अभी जो चल रहा है, कोरोना, उसके अंदर हम जो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं उसके अंदर उसी का एक हल्का सा वायरस का कोई पार्ट डाला जा रहा है, ताकि हमारी बॉडी जो है उस वायरस को पहचान ले कि इस तरह का भी एक वायरस होता है। तब जब वास्तव में वो वायरस हम पर अटैक करेगा तो हमारी बॉडी, हमारे जो शरीर है उसके अंदर एंटीबॉडीज को क्या रहता है, मेमोरी, कुछ मेमोरी एंटीबॉडीज होती है, उनको याद रहता है कि हाँ ऐसा तो पहले भी आया था और इसको हमने इस तरीके की एंटीबॉडी बना के मारा था, ठीक है ना। तो जब वास्तव में जब वो वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है तो हमारी बॉडी एकदम से उसके लिए तैयार रहती है और एकदम से फौरन उसको अटैक करके उसको मार देती है। तो इस कंडीशन में बहुत कम साइन आते हैं, या फिर बॉडी एकदम से उसको मार देती है तो कोई साइन भी नहीं आते हैं अगर वास्तव में अगर वो बैक्टीरिया अटैक करता है या वायरस अटैक करता है। तो एक होता है प्रोफाइलैक्सिस, ट्रीटमेंट गिवन और एक्शन टेकन टू प्रिवेंट द डिजीज। प्रोफाइलैक्सिस के अंदर हम किसी बीमारी को होने से पहले रोकना चाहते हैं। हमें पता चल गया कि ये बीमारी यहाँ पर इस टाइम पर होती है, जैसे मान लीजिए एफएमडी के टीके हम लोग, हमें पता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी के अंदर एफएमडी फैलता है, ठीक है ना, हमें पता है मई, जून के अंदर एफएमडी फैलता है। तो इससे पहले आप तैयारी करके रखो, आप वैक्सीनेशन करवा के रखो सारे जानवरों का। तो वो जो सारी एक्टिविटीज़ होती है, जब सितंबर, अक्टूबर या फिर अक्टूबर, नवंबर के अंदर जब जानवरों को टीके लगाए जाते हैं, वैक्सीन लगाया जाता है एफएमडी का, या फिर फरवरी, मार्च के अंदर एफएमडी का जब वैक्सीन लगवाया जाता है, तो वो क्या है, प्रोफाइलैक्सिस है। ट्रीटमेंट गिवन और एक्शन, हमने किसी बीमारी को होने से पहले ही रोकने के लिए क्या एक्शन लिया, वो क्या कहलाता है, प्रोफाइलैक्सिस कहलाता है, ठीक है। तो ये एक अपना एक टर्मिनोलॉजी का टेंटेटिव मैंने आपको एक आइडिया दिया कि किस तरीके से हम इसके अंदर टर्मिनोलॉजी काम में लेने वाले हैं। आप लोगों को इसमें अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग हमसे कमेंट के अंदर बात कर सकते हैं, हम आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसके सॉल्यूशन के लिए रेडी रखेंगे। बाकी बात अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।